Hello students, I am Tamanna Jain, lecturer at Sri Devi Women's Polytechnic College, Hanumangarh. I welcome all of you at our YouTube channel. Today's topic is Architecture of 8085. This is the block diagram और Architecture of 8085. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, आपको एक एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए आज हम इन सभी ब्लॉक्स को एक एक करके समझते हैं। हर ब्लॉक का क्या फंक्शन है उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। 8085 आर्किटेक्चर 8085 आर्किटेक्चर के अंदर अलग अलग फंक्शनल यूनिट्स होती हैं, जैसे टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, एक्यूमुलेटर, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, डिकोडर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंटरप्ट कंट्रोल, रजिस्टर्स एरे, सीरियल इनपुट एंड आउटपुट कंट्रोल। हमें इन्हीं ब्लॉक्स को एक एक करके समझना है कि टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट क्या होता है, एक्यूमुलेटर क्या होता है। तो चलिए इन्हीं को देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं रजिस्टर्स के बारे में। जैसे कि आप डायग्राम में राइट हैंड साइड में देख रखे हैं कि ये रजिस्टर्स हैं। अब अपन देखते हैं रजिस्टर्स क्या काम करते हैं। कोई भी डेटा है या कोई भी इंस्ट्रक्शन है जिसको सीपीयू को यूज करना है और तुरंत यूज करना है, ऐसे डेटा को एक्सेप्ट करना, लेना, स्टोर करना, ट्रांसफर करने का काम कौन करते हैं? रजिस्टर्स करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं W, Z, DC, DE, HL, ये बेसिकली रजिस्टर्स हैं जो आपको किसी भी डेटा, किसी भी इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करना है, स्टोर करना है या डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, उस चीज के लिए आप यूज कर सकते हैं। अलग अलग तरह के रजिस्टर्स होते हैं, जैसे BC, DE, HL, ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। WZ जो है वो टेम्पररी रजिस्टर है। एक्यूमुलेटर्स भी एक तरीके के रजिस्टर्स होते हैं जो बेसिकली डेटा को स्टोर करते हैं। एक्यूमुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसको हम फर्दर स्लाइड्स के अंदर, आगे स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। फ्लैग रजिस्टर्स हो गए, स्टैक पॉइंटर हो गया, प्रोग्राम काउंटर हो गया। तो वन बाय वन हमें देखना है कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स किस लिए काम आएंगे, प्रोग्राम काउंटर क्यों काम आएगा, स्टैक पॉइंटर क्यों काम आएगा, एक्यूमुलेटर क्या काम आएगा। लेट्स बिगिन विद जनरल पर्पस रजिस्टर्स। BC, DE, H and L ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। हर एक रजिस्टर 8 बिट का डेटा को स्टोर करता है। मतलब एक बार में एक रजिस्टर 8 बिट के ही डेटा को या तो एक्सेप्ट करेगा या स्टोर करने के लिए काम आएगा या डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज आएगा। मतलब B भी एक ऐसा रजिस्टर है जो 8 बिट का डेटा स्टोर कर रहा है, C भी 8 बिट के डेटा को स्टोर कर रहा है। तो B, C, D, E, H and L ये वो रजिस्टर्स होते हैं जो 8 बिट के डेटा को स्टोर करते हैं। सपोज आपके पास कोई 16 बिट का डेटा हो तो अपन क्या करेंगे, तो अपन इन्हीं रजिस्टर्स को कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे, दैट इज BC, DE एंड H and L। तो ये 3 पेयर्स बन गए, BC का, DE का और HL का। अब बात करते हैं एक्यूमुलेटर की। एक्यूमुलेटर एक 8 बिट का रजिस्टर ही होता है। 8 बिट के रजिस्टर से आप क्या समझते हैं कि वो 8 बिट के डेटा को स्टोर करने का काम करेगा। एक्यूमुलेटर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? सबसे ज्यादा कहाँ काम आता है? कोई भी डेटा आपको स्टोर करना है, आप कहाँ स्टोर करेंगे? एक्यूमुलेटर के अंदर। कोई भी कैलकुलेशन करनी है, उसका डेटा कहाँ स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर में। उस डेटा के ऊपर ऑपरेशन करने के बाद, ऑपरेशन कहाँ होता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के अंदर होगा। आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया, चाहे वो अरिथमेटिक ऑपरेशन हो, चाहे वो लॉजिकल ऑपरेशन हो, उसका फाइनल डेटा कहाँ जाके स्टोर होता है? एक्यूमुलेटर में। तो एक्यूमुलेटर बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टर की तरह रोल प्ले कर रहा है। यही हमने इसमें लिख रखा है कि ये 8 बिट का रजिस्टर है जिसको जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं। अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर यूज कर लेंगे। मतलब जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी कहाँ जाके स्टोर होता है? एक्यूमुलेटर में। बाय डिफॉल्ट वो हमेशा कहाँ स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर में। आप इसको इनपुट एंड आउटपुट की तरह भी यूज कर सकते हैं। मतलब कभी भी कोई भी डेटा लेना है तो वो कहाँ आएगा? एक्यूमुलेटर में। किसी और जगह ट्रांसफर करना है तो उसको कहाँ से ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको? एक्यूमुलेटर से, क्योंकि आप डेटा कहाँ लेते हो? सबसे पहले एक्यूमुलेटर में ही। तो लेना, एक्सेप्ट करना, तो किसकी तरह एक्यूमुलेटर बिहेव कर रहा है? एक इनपुट की तरह। देना, ट्रांसफर करना, किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक आउटपुट की तरह। सेम इनपुट को एक्सेप्ट करना मतलब डेटा को एक्यूमुलेटर के अंदर लोड कराना, डेटा को ट्रांसफर करना मतलब डेटा को भेजना,
तो इसको आप लोड एंड स्टोर ऑपरेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो डायग्राम के ऊपर कि इंटरनल बसेस से कनेक्टेड है और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट से कनेक्टेड है। मतलब एक्यूमुलेटर भी ALU से कनेक्टेड है, टेम्पररी रजिस्टर्स भी किससे कनेक्टेड है, ALU से। अब क्या होता है, आपने किसी भी डेटा के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया तो जो फाइनल रिजल्ट है वो कहाँ जाके स्टोर हो सकता है, एक्यूमुलेटर में। अब फाइनल रिजल्ट जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो आपका रिजल्ट आता है उसका स्टेटस बदलता है। वो स्टेटस कैसे पता चलेगा, वो फ्लैग रजिस्टर से पता चलेगा। इसीलिए एक्यूमुलेटर को कहाँ से कनेक्ट कर रखा अपन ने, ALU को किससे कनेक्ट कर रखा है, फ्लैग से। चलिए बात कर लेते हैं फ्लैग रजिस्टर्स की। फ्लैग रजिस्टर्स जो होते हैं 8 बिट के होते हैं। 8 बिट में से अपन ने 5 बिट को यूज कर रखा है। अपन लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं, D7 से D0 की तरफ चलते हैं। S stands for sign flag, Z stands for zero flag, AC stands for auxiliary carry, P stands for parity, CY stands for carry flag। अब एक एक फ्लैग्स को देख लीजिए। साइन फ्लैग क्या कहता है, अगर D7 नंबर की बिट 1 है, इसका मतलब ये जो फ्लैग है सेट है और जो नंबर आपको इस पे मिल रहा है वो कैसा नंबर है, वो नंबर नेगेटिव है। अगर आपको एक्चुअल नंबर जानना है तो आपको उसका क्या लेना पड़ेगा, 2's कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअल नंबर से मैं क्या कह रही हूँ, अगर आपको जानना है कि वो कितना पॉजिटिव नंबर है, नंबर की पॉजिटिव वैल्यू देखनी है तो आपको उसका क्या लेना पड़ेगा, 2's कॉम्प्लीमेंट। Z फ्लैग क्या होता है, जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग क्या कहता है, अगर 8 की 8 बिट 0 है तब तो वो क्या है, सेट, अदरवाइज वो क्या है, रीसेट। AC क्या है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। वो कहता है अगर कोई कैरी जनरेट हुई है D3 से D4 के अंदर तब तो वो क्या है, सेट, अदरवाइज वो क्या है, रीसेट। P क्या है, पैरिटी फ्लैग। वो कहता है आपको नंबर ऑफ वंस को काउंट करना है। अगर नंबर ऑफ वंस इवन नंबर में आ रहा है, मतलब एक जो है वो 2, 4, 6 ऐसे आ रहा है, इवन नंबर में आ रहा है, तब पैरिटी फ्लैग क्या होगा, सेट, अदरवाइज वो क्या होगा, रीसेट। CY इज कैरी फ्लैग। वो कहता है अगर एक एडिशनल कैरी जनरेट होती है, एक एक्स्ट्रा कैरी जनरेट हो रही है, तब तो वो क्या हो जाएगा, सेट, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, रीसेट। नेक्स्ट स्टैक पॉइंटर। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये एक 16 बिट का एड्रेस रजिस्टर है। अब नाम बताता है क्या काम करता है। स्टैक पॉइंटर क्या करेगा, ये एड्रेस बताता है। किसका एड्रेस बताता है, स्टैक के टॉप पे जो भी चीज है उसके एड्रेस को कौन बताता है, स्टैक पॉइंटर। अब बात करते हैं स्टैक क्या होता है। स्टैक बेसिकली डेटा को स्टोर करने के लिए आप यूज करते हो। स्टैक किस पे वर्क करता है, लिफो पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब स्टैक क्या है, एक तरीके की टेम्पररी जगह है जहाँ आप डेटा को स्टोर करते हो। तो एक के ऊपर एक डेटा आता रहेगा, तो जो सबसे ऊपर है वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। मतलब जो सबसे ऊपर आया था, जो सबसे लास्ट में अंदर आया था स्टैक में, वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। इसलिए आप इसे क्या कहते हो, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर एक 16 बिट का एड्रेस रजिस्टर होता है। ये किसके एड्रेस को बताता है, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपको फेच करना है, जो भी आपको नेक्स्ट वर्क करना है, उस इंस्ट्रक्शन को फेच करना है, उसका एड्रेस कौन बताएगा, प्रोग्राम काउंटर। मतलब प्रोग्राम काउंटर बेसिकली क्या कर रहा है, जो भी आप प्रोग्राम को रन कर रहे हो, तो जब भी आप प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो जो भी नेक्स्ट काम आपको करना है, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच करना है, उसके एड्रेस को बता रहा है। प्रोग्राम की तो इंस्ट्रक्शन को बता रहा है। अब क्या होता है, जैसे ही वो उस एड्रेस को बता देता है, आप जैसे उस एड्रेस से उस डेटा को ले लेते हो, तो प्रोग्राम काउंटर अपने आप क्या होता है, इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाता है। मतलब वो एक स्टेप आगे आ जाता है। अब वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को बताएगा जो आपको अगला काम करना है। तो ये काउंटर की तरह बिहेव कर रहा है और प्रोग्राम के एड्रेस को बताता है, इसीलिए आपने इसे क्या कह दिया, प्रोग्राम काउंटर। इससे पहले आपने सारे रजिस्टर्स देख लिए हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स, BC, DE, HL, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, फ्लैग रजिस्टर्स। अब बात करते हैं ALU के बारे में, जो है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट या अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नाम बता रहा है, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है, कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन करना है, वो किस में होगा, ALU के अंदर। अरिथमेटिक से क्या मतलब हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। लॉजिकल से क्या मतलब हो गया, ग्रेटर देन देखना हो गया, लेस देन देखना हो गया, और ऑपरेशंस होते हैं, एंड ऑपरेशंस होते हैं। ये सब कहाँ होंगे, ALU के अंदर। तो ये बेसिकली 8 बिट के डेटा पे ही वर्क करता है। ये बेसिकली क्या करेगा, इट यूजेस डेटा फ्रॉम मेमोरी और फ्रॉम एक्यूमुलेटर टू परफॉर्म द ऑपरेशन।
इसका मतलब है कि आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसका डेटा ये कहाँ से लेता है, या तो ये कहाँ से लेगा मेमोरी से, या वो कहाँ से ले लेगा एक्यूमुलेटर से। अब आपने डेटा ले लिया और डेटा को कहाँ लिया है, एएलयू के अंदर। एएलयू क्या करेगा, जो भी तरह का आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इधर अर्थमेटिक और लॉजिकल, वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। अब एएलयू से फाइनल रिजल्ट कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में। नेक्स्ट जो है वो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है। ये बेसिकली आपको क्या काम करता है, आपको पता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर अलग अलग तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हर ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी क्लॉक के साथ। तो हर सिग्नल को या हर ऑपरेशन को जब जब मेरे को सिंक्रोनाइज करना है अपने क्लॉक इनपुट के साथ, प्रोसेसर की क्लॉक इनपुट के साथ, तब मुझे किस यूनिट का काम आएगा, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट की जरूरत पड़ेगी। ये बेसिकली क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। किस किस के बीच में, प्रोसेसर्स और पेरिफेरल के बीच में। मतलब जो चीजें आपस में कम्युनिकेशन कर रही है, जो आपस में वर्क करना चाहती हैं, उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन करना है। सिंक्रोनाइज करने के लिए ये यूनिट बेसिकली कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है। अलग अलग तरह के आपके पास इसमें कंट्रोल सिग्नल्स हैं। जैसे आपको पता है, स्टार्ट करते हैं X1 X2। हमें पता है ये क्रिस्टल ऑसिलेटर्स की पिन है, 6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करता है। अगर प्रोसेसर को 3 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए तो ये क्या करेगा, अपनी फ्रीक्वेंसी को जो 6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड बाय 2 कर देगा। तो आपको दो अलग अलग 3 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज मिल जाएंगी। एक 3 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तो आप किसको दे दोगे, प्रोसेसर को दे दोगे, और जो दूसरी 3 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ चली जाएगी, क्लॉक इनपुट की तरह सिंक्रोनाइज करने के लिए चली जाएगी। पावर सप्लाई है 5 वोल्ट एंड ग्राउंड, बेसिक जो चाहिए होती है। फिर बात करते हैं क्लॉक आउट की। ये बेसिकली क्या होता है, जब भी प्रोसेसर को पेरिफेरल्स के साथ कम्युनिकेट करना है तो सिंक्रोनाइज करना इम्पोर्टेंट है, तो उसको एक क्लॉक सिग्नल देता है प्रोसेसर पेरिफेरल को। वो किसके थ्रू देगा, क्लॉक आउट के थ्रू। रेडी सिग्नल क्या होता है, पेरिफेरल प्रोसेसर को रेडी सिग्नल देता है। कब देगा, जब पेरिफेरल की स्पीड प्रोसेसर की स्पीड से मैच हो जाती है और पेरिफेरल को लगता है कि हाँ वो तैयार है, अब वो डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। आपस में पेरिफेरल और प्रोसेसर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो पेरिफेरल प्रोसेसर को एक रेडी सिग्नल देता है। रीड एंड राइट दोनों ही कंट्रोल सिग्नल्स हैं। रीड सिग्नल क्या काम आता है, एक्टिव लो सिग्नल है, जैसे ही इस पे 0 आएगा वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। राइट सिग्नल क्या है, एक्टिव लो है, जैसे 0 आएगा इस पिन पे ये राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ALE क्या होता है, एड्रेस लैच इनेबल। बेसिकली ये आप मेनली डीमल्टीप्लेक्सिंग जो करते हो, आप मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बसेस की उसके अंदर यूज करते हैं। डीमल्टीप्लेक्सिंग से आप क्या समझते हैं, जो मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बसेस हैं AD0 से लेके AD7, ये वो लाइन्स है जिनके ऊपर एड्रेस भी होता है लो ऑर्डर का और डेटा भी होता है। अब जरूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे दोनों चीजें एक साथ चाहिए, हो सकता है आपको या तो एड्रेस चाहिए या डेटा चाहिए, तो आप किसका यूज करोगे, ALE का। डेटा और एड्रेस को सेपरेट करने का मतलब है आप डीमल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं, और डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, ALE की, एड्रेस लैच इनेबल की। कैसे काम करता है, जैसे ही ALE हाई होगा तो जितने टाइम तक ALE हाई है, इन लाइंस पे जो AD0 से लेके AD7 की लाइंस है, इस पे आपको लो ऑर्डर का एड्रेस मिलेगा, मतलब A0 से लेके A7 तक का एड्रेस मिलेगा। जैसे ही ALE लो हो गया, द मोमेंट ALE लो हो गया, अब इन्हीं लाइंस पे आपको क्या मिल जाएगा, डेटा। तो आपने एड्रेस और डेटा को सेपरेट कर दिया, इसे आप कहते हो डीमल्टीप्लेक्सिंग। फिर बात करते हैं S0 और S1 की। ये आपको बेसिकली आपके ऑपरेशन के स्टेटस को बताते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा, अगर ये दोनों ही पिन 0 है इसका मतलब ऑपरेशन रुका हुआ है, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप हॉल्ट है, रुका हुआ है प्रोसेसर। अगर S0 1 है और S1 0 है, इसका मतलब है आप क्या कर रहे हो, रीड ऑपरेशन। अगर S0 0 है और S1 1 है तो आप क्या कर रहे हो, राइट ऑपरेशन। और अगर ये दोनों ही पिन्स 1 1 है मतलब आप ऑपकोड ले रहे हो। ऑपकोड क्या होता है, ऑपकोड बताता है आपको क्या काम करना है, और जिसके ऊपर काम करना होता है उसे आप क्या कहते हैं, ऑपरेंड। फिर है होल्ड एंड HLDA। होल्ड और HLDA DMA साइकिल के लिए यूज होता है। DMA क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस,
क्या मतलब है इसका? जब पेरिफेरल खुद चाहता है कि उसको मेमोरी मिल जाए, वो डायरेक्ट मेमोरी से कम्युनिकेट करे, वो प्रोसेसर के थ्रू कम्युनिकेशन नहीं करना चाहता मेमोरी से, वो चाहता है पेरिफेरल और मेमोरी आपस में कम्युनिकेट करे, तब वो क्या काम लेगा? डीएमए का। डीएमए क्या कहता है? डीएमए एक होल्ड सिग्नल भेजता है प्रोसेसर को। होल्ड सिग्नल ये कहता है प्रोसेसर को कि तुम रुक जाओ और जो तुम्हारे पास बसेस का कंट्रोल है वो मुझको, पेरिफेरल्स को दे दो। जैसे प्रोसेसर को लगता है ठीक है तुम ले लो मुझसे बसेस का रोल, तो वो एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजता है। किसको? प्रोसेसर भेजता है पेरिफेरल को। उस एक्नॉलेजमेंट सिग्नल को आप क्या कहते हो? HLDA। HLDA क्या है? एक्नॉलेजमेंट सिग्नल, जो कहता है प्रोसेसर पेरिफेरल को कहता है कि जा, मैंने तुझे बसेस का रोल दे दिया है, अब पेरिफेरल डायरेक्ट मेमोरी से कम्युनिकेशन कर सकते। लास्ट इज रीसेट आउट। रीसेट आउट क्या होता है? रीसेट आउट बेसिकली एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होता है रीसेट इन के लिए। मतलब रीसेट आउट एक लो सिग्नल भेजता है रीसेट इन पिन पे। रीसेट इन पिन पे जैसे एक लो सिग्नल आता है, वो एक्टिव लो है ऑलरेडी, तो वो एक्टिव हो जाता है, वो काम आने लगता है। वो क्या काम करता है? जितनी भी इंटरनल सर्किटरी है प्रोसेसर की, उस सबको क्या कर देता है? रीसेट। रजिस्टर्स को रीसेट कर देता है, प्रोग्राम काउंटर खुद रीसेट हो जाता है। मतलब सब चीजें इनिशियल से स्टार्ट होती हैं। मतलब प्रोग्राम काउंटर पे भी अब क्या एड्रेस आ जाता है? 0000। इंटरप्ट कंट्रोल्स को और डिटेल में नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स में देखते हैं। इंटरप्ट कंट्रोल से पहले अपन देखते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर। ये क्या काम आता है? आपको पता है जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मेरे को फेच करना था उसका एड्रेस मुझे कौन देता है? प्रोग्राम काउंटर। अब आपको एड्रेस मिल गया कि आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच करना है, ये काम करना है। वो जो भी आपको काम करना है उस डेटा को आप सबसे पहले कहाँ लाओगे? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। मतलब जो भी करंट इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का आपको वर्क करना है, जो भी करंट काम करना है, वो आप टेम्पररी कहाँ लाके स्टोर करते हो? सबसे पहले इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे। मतलब प्रोग्राम काउंटर ने आपको एड्रेस दे दिया कि आपको यहाँ से ये काम करना है। अब आप क्या करोगे? उस एड्रेस पे जाओगे और उस एड्रेस के अंदर जो भी डेटा था या जो भी चीज थी उसको आप टेम्पररी कहाँ लाके स्टोर कर दोगे? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से डेटा कहाँ आ जाएगा? इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल एनकोडर पे। इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करता है? बेसिकली अभी तक आपको ऑपकोड मिला है, एड्रेस मिला कि ऑपकोड इधर था, आप ऑपकोड को कहाँ लिया है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लिया है। अब ऑपकोड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से कहाँ आएगा? डिकोडर में आएगा। अब आप डिकोड करोगे, जैसा ऑपकोड को डिकोड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको काम क्या करना है। ऑपकोड बेसिकली हेक्स कोड होते हैं जिसको हम समझ नहीं सकते, उसको सिर्फ कौन समझ सकता है? प्रोसेसर। तो उस ऑपकोड को समझने के लिए डिकोड करना पड़ेगा। वो डिकोड कहाँ जाके होगा? इंस्ट्रक्शन डिकोडर पे। ये लिखा हुआ है, द करंट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम इज टेम्पररी स्टोर्ड इन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, देन दिस इंस्ट्रक्शन इज पास टू डिकोडर विच डिकोड द इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, इंटरप्ट्स। नाम बता रहा है इंटरप्ट क्या करते हैं? किसी भी चीज को इंटरप्ट करना, मतलब वो प्रोसेसर को के काम को इंटरप्ट कर देते हैं। वो प्रोसेसर को कहते हैं कि तुम जो भी काम कर रहे हो वो रोक दो और जो मैं तुमको बता रहा हूँ वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करो। तो इंटरप्ट्स वो सिग्नल है जो जनरेट करता है एक्सटर्नल डिवाइस और वो प्रोसेसर को रिक्वेस्ट करता है कि एक पर्टिकुलर टास्क को तुम परफॉर्म। इंटरप्ट्स आर द सिग्नल्स generated by the external devices to request the microprocessor to perform a टास्क। मतलब कोई भी एक एक्सटर्नल पेरिफेरल है, कोई एक्सटर्नल डिवाइस है, वो एक इंटरप्ट सिग्नल भेजता है प्रोसेसर को। वो कहता है तुम अपने काम को रोक दो और मैं तुमको जो भी काम दे रहा हूँ, जो भी टास्क दे रहा हूँ, तुम उसको परफॉर्म करो। आपके पास 5 तरह के इंटरप्ट्स होते हैं। ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR। इन इंटरप्ट्स को हमने इससे पहली वाली जो PPT थी उसमें डिटेल में स्टडी किया है। एक ब्रीफ के लिए मैं बता दूं कि इंटरप्ट्स को कैटेगराइज किया हुआ अलग अलग कैटेगरीज में। एक होता है मास्केबल इंटरप्ट्स एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स। मास्केबल का मतलब है जिसको आप मास्क कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास कोई इंटरप्ट आया है, प्रोसेसर के पास कोई इंटरप्ट आया है और प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, तो वो उस इंटरप्ट को कह सकता है कि तुम कुछ देर वेट करो। मास्केबल इंटरप्ट्स होते हैं RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR। जबकि नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स वो होते हैं जिनको मैं मास्क नहीं कर सकती।
मतलब अगर प्रोसेसर के पास ऐसा कोई इंटरप्ट आया है जो नॉन मास्केबल है तो प्रोसेसर को सबसे पहले उससे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वो जो भी टास्क देता है उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। एग्जाम्पल इज ट्रैप एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। एक और कैटेगरी होती है जिसमें हमने इसको क्लासिफाई किया हुआ है वेक्टर्ड इंटरप्ट्स, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स। वेक्टर्ड इंटरप्ट्स वो होते हैं जिसका फिक्स एड्रेस होता है, मतलब जब भी ऐसा कोई इंटरप्ट आएगा तो वो एक पर्टिकुलर फिक्स लोकेशन पे आपको ले जाएगा। ऐसे इंटरप्ट्स को कहते हैं वेक्टर्ड। एग्जांपल है ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5। INTR जो है वो एक नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है, मतलब जिसकी कोई भी फिक्स एड्रेस नहीं होता है। जो भी प्रोग्रामर बताएगा एड्रेस, आपको उस पर्टिकुलर एड्रेस पे अपने प्रोग्राम को शिफ्ट करना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्लाइड इज सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। दो तरह के आपके पास सीरियल इनपुट आउटपुट पिन्स हैं। एक तो है इनपुट पिन SID, एक है आउटपुट पिन SOD। SID हो चाहे SOD हो, इसको आप किसके लिए यूज करो? सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। सीरियल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि आप एक एक करके या तो डेटा को ले रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, या 1 बाय 1 डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो। तो लेने का मतलब है इनपुट कराना, वो किस नंबर पिन पे होगा? SID पे। SOD का मतलब है भेजना, ट्रांसफर करना, उसके लिए आप किसका यूज करोगे? SOD का। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर के पास दो सीरियल इनपुट आउटपुट पिन्स हैं जो किसके लिए यूज होती हैं? या तो रीड या राइट ऑपरेशन के लिए। एक बार में ये एक ही बिट को या तो रीड करेगी या राइट करेगी। कहां से लेके कहां तक? पेरिफेरल से प्रोसेसर के बीच में। कैसे? SID का मतलब है सीरियल इनपुट डेटा, मतलब पेरिफेरल से डेटा कहाँ पे आएगा? प्रोसेसर पे आएगा। तो D7 नंबर बिट पे जो भी डेटा है या एक्यूमुलेटर की A7 बिट पे जो भी डेटा है वो आप देख लोगे। एंड SOD इज सीरियल आउटपुट डेटा, मतलब आपको 1 बिट डेटा को ट्रांसफर करना है प्रोसेसर से पेरिफेरल पे। तो जो भी लोडेड डेटा है A7 नंबर बिट के एक्यूमुलेटर पे, वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? वो किस पे ट्रांसफर हो जाएगा? पेरिफेरल पे। तो दिस वाज द कंप्लीट आर्किटेक्चर ऑफ 8085। एक बार वापस से जो मेन डायग्राम है उसको देखते हैं। इस डायग्राम में हम एक एक चीज को डिटेल में पढ़ चुके हैं।